प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर से शुरुआत कर रहे हैं, जहां पर हम प्लांट्स के, एनिमल्स के, सबके ग्रोथ पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करेंगे। किसी भी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन बढ़ने का रीज़न उसके नंबर बढ़ने से रिलेटेड है, राइट? और किसी भी ऑर्गेनिज्म के खुद के बढ़ने का रीज़न उसकी ग्रोथ से रिलेटेड है। तो हम इस चैप्टर में यही देखने वाले हैं कि ग्रोथ क्या होती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और किन किन अलग अलग टाइप की ग्रोथ्स हो सकती हैं, राइट? सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज़ डेवलपमेंट। देखिए, ऑलरेडी जो एग्जिस्टेंस में है उनके डेवलपमेंट, उनके अंदर डेवलपमेंट होना इज़ वन थिंग, एंड अनदर थिंग इज़ कि पूरी की पूरी तरीके से नया ऑर्गेनिज्म बनना ही एक डेवलपमेंट की प्रोसेस में आता है। तो डेवलपमेंट में हम जो मेजरली इंक्लूड करते हैं दैट इज़ ग्रोथ एंड डिफ्रेंसिएशन। ग्रोथ एंड डिफ्रेंसिएशन से मेरा मतलब है, फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको स्पेसिफाई करके लिखूं तो ये मेरे डेवलपमेंट की प्रोसीजर है। इस डेवलपमेंट में मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म में डेवलपमेंट हो रहा है, ये आप किस चीज़ से मेजर करेंगे, किस चीज़ से जजमेंट लेंगे? उसकी ग्रोथ से, प्लस उसके अंदर जो सेल्स हैं, जो ऑलरेडी उसके अंदर सेल्स प्रेजेंट हैं, उन सेल्स के डिफ्रेंसिएशन से हम इसे मेजर करते हैं। डिफ्रेंसिएशन का मतलब होता है कोई एक सेल डेवलप होने के बाद उसके शेप, उसके साइज, उसके फंक्शन में चेंजेस आना, इसे हम बोलते हैं डिफ्रेंसिएशन। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हो सकती है और उस ग्रोथ के बाद हमेशा डिफ्रेंसिएशन ग्रोथ के बाद ही होगा। सो डिफ्रेंसिएशन की प्रोसेस हमेशा किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक बार उसकी ग्रोथ होने के बाद ही होने वाली है। इन दोनों फिनोमेनन के हो जाने पर हम ये कह सकते हैं कि उस ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलपमेंट हुआ है। तो ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलपमेंट होने के लिए हमें ग्रोथ और डिफ्रेंसिएशन, ये दो चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। डिफ्रेंसिएशन का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल्स में स्पेसिफिक फंक्शन आना शुरू हो चुका है। अब सेल अपना फंक्शन परफॉर्म करना जानता है। फॉर एग्जाम्पल, स्पर्म और ओवम, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट रिस्पेक्टिवली, स्पर्म एंड ओवम फ्यूज होकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं जाइगोट, राइट? और इस जाइगोट में आगे चल के ये जो भी जाइगोट बना है, अब ये धीरे धीरे मैच्योर होगा और ये मैच्योर होने के बाद किस में कन्वर्ट होगा? जाइगोट सबसे पहले मैच्योर होके कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो ग्रेजुअली मैच्योर होके कन्वर्ट होता है इनटू फीटस, राइट? लेकिन यहाँ पर सिर्फ दो हेप्लॉइड सेल्स के फ्यूजन से, ये दोनों हेप्लॉइड सेल्स हैं बच्चों, और इनके फ्यूजन से एक ऐसा इंडिविजुअल बना है जो डिप्लॉइड है। और इस डिप्लॉइड इंडिविजुअल, एक सेल है बेटा, सिर्फ एक सिंगल सेल, एंड कैन यू इमेजिन उस एक सिंगल सेल से इतना कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गया है, राइट? तो मतलब एक सिंगल सेल के अंदर डेवलपमेंट की प्रोसेस या डिफ्रेंसिएशन की प्रोसेस कितनी तेज़ी से हुई होगी कि उससे एक एंटायर न्यू इंडिविजुअल बन गया, एंड दैट टू विथ सो मच ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज़, राइट? तो ये कॉम्प्लेक्सिटीज़ डेवलप करने के लिए इसमें कुछ हाईली ऑर्डर्ड सक्सेशन ऑफ इवेंट्स चलते हैं। इन हाईली ऑर्डर्ड सक्सेशन ऑफ इवेंट से मेरा मतलब है डिवीजन, सेल का डिवीजन। इनके अंदर बहुत स्पेसिफिक मैनर में, परफेक्ट मैनर में डिविजन्स चलते हैं, और उन डिविजन्स के कारण एक सेल से कई सेल्स बनते हैं, और वो कई सेल्स अलग अलग फंक्शन भी प्ले कर पाते हैं। कोई रेस्पिरेशन करेगा, कोई डाइजेशन करेगा, कोई रेस्पिरेशन करेगा, कोई एक्सक्रीशन करेगा। दिस इज व्हाट इज रेफर्ड एज डिफ्रेंसिएशन। किसी भी ऑर्गेनिज्म में जब ग्रोथ होती है तो उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको दिखना शुरू हो जाते हैं। उसके ऑर्गन्स की लेंथ बढ़ना शुरू हो जाएगी, साइज़ बढ़ना शुरू हो जाएगा, आई शुड से साइज़ बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर सपोज मैं प्लांट्स की बात करूं तो जब प्लांट ग्रो होता है तो उसमें रूट्स दिखेंगी, लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स, ये सब कुछ दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। इवेंचुअली दे टर्न टू डेथ, राइट? अपना लाइफ स्पैन कवर अप करने के बाद उनकी डेथ हो जाती है, वो एग्जिस्टेंस से ख़त्म हो जाते हैं। लेट अस नाउ टॉक व्हाट ग्रोथ इज़।
ग्रोथ का मतलब होता है किसी भी ऐसी फंडामेंटल प्रोसेस के बारे में हम अभी फ़िलहाल जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो किसी एक ऐसी फंडामेंटल प्रोसेस के बारे में कर रहे हैं जिसमें इंडिविजुअल के साइज में वेरिएशन आना शुरू होते हैं। तो प्रिसाइसली स्पीकिंग बेटा, ग्रोथ क्या करती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइज बड़ा करती है उसके अंदर चेंजेस को इंट्रोड्यूस करके। और ये कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। जब हम ये बोलते हैं ना कि कोई एक ऑर्गेनिज्म लिविंग है और कोई एक ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग है, इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि जो ऑर्गेनिज्म लिविंग है उसके अंदर आपको बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स, पैटर्न्स ऑफ ग्रोथ विजिबल हैं, और जो नॉन लिविंग है वो कभी भी आपको ग्रोथ शो नहीं करेगा। ग्रोथ यूनिवर्सली इरिवर्सिबल और परमानेंट चेंज है। इरिवर्सिबल का मतलब मैं पीछे नहीं जा सकती। आप जाइगोट को ब्रेक करके ओवम और स्पर्म फिर से नहीं बना सकते। आपने जाइगोट प्रिपेयर कर लिया, नाउ इट्स फाइनल फॉर एवर। अब आप जाइगोट को पीछे नहीं ले जा पाएंगे, आपको उसे आगे ही कैरी करना है। तो ग्रोथ कैसा चेंज है, एक तो परमानेंट चेंज हो गया, दूसरा इरिवर्सिबल क्योंकि मैं बैक नहीं जा सकती। और किसी भी सेल के लिए ये एप्लीकेबल है। ग्रोथ होने के लिए मतलब जिस समय आपका सेल ग्रो कर रहा है उस समय वो दो प्रोसेसेस को फोकस कर रहा है। वन इज एनाबॉलिक एंड अनदर इज कैटाबॉलिक। नाउ प्लीज पे अटेंशन टू व्हाट दीज टर्म्स आर। कैटाबॉलिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना। ब्रेक डाउन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को स्प्लिट करना, तोड़ना। तो कैटा रेफर्स टू ब्रेक डाउन, राइट। सपोज आपने प्रोटीन खाया है तो प्रोटीन को मैंने अमीनो एसिड्स में ब्रेक कर दिया, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म। और एना का मतलब होता है मैंने अमीनो एसिड्स को ज्वाइन करा है, सम अप किया है, तो उससे मुझे क्या मिल रहे हैं, नए नए कंपाउंड्स, नए नए प्रोटीन्स मिल रहे हैं अमीनो एसिड्स को कनेक्ट करने के बाद। तो इन दोनों प्रोसेस का सम कहलाता है मेटाबॉलिज्म। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म जो है ये सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे चलता है, और जो ऑर्गेनिज्म बच्चों मेटाबॉलिज्म कर सकता है उसी को हम लिविंग बोलेंगे। मेटाबॉलिज्म करने के लिए आपको बिना एनर्जी के तो ये प्रोसेस हो नहीं सकती। सो यू नीड लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, दैट इज व्हाट इज योर एटीपी, इन ऑर्डर टू परफॉर्म एनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इन योर बॉडी। तो अगर सपोज मैं किसी प्लांट की लीफ के बारे में, ग्रोथ के बारे में बोलूँ, तो अगर ये उसका लीफ है, अगर ये लीफ का साइज़ ये हो चुका है तो दिस इज़ बट ऑब्वियस कि इस लीफ ने क्या करी है, ग्रोथ करी है। तो लीफ की ग्रोथ आपको उसके साइज़ को कंपेयर करके बहुत आसानी से देखने में मिल सकती है। ये एक डेवलपमेंटल स्टेज है प्लांट की। आप डायग्राम से बहुत क्लियरली समझ रहे हैं कि यहाँ पे एक सीड है, इस सीड के अंदर जर्मिनेशन हुआ है। जर्मिनेशन होने के बाद पहले इसके रेडिकल निकले हैं जो रूट्स को डेवलप करेंगे आगे चल के, और जो ज़मीन में एंटर हुए हैं। यहाँ पे एक हुक लाइक स्ट्रक्चर है, राइट, इसे हम हाइपोकोटाइल बोलते हैं। और ये दोनों सीड की लीव्स हैं जिसमें फूड का स्टोरेज होता है, दैट स्टोर्स फूड, राइट, दिस स्टोर्स फूड। ग्रेजुअली ये कॉटिलिडन ऊपर आ जाते हैं, ये इपिकोटाइल का हुक डेवलप हो चुका है। ये आपका प्लिम्यूल है, ये प्लांट का जो रूट वाला पोर्शन है वो है, आई एम सो सॉरी, ये प्लांट का जो रूट वाला पोर्शन है वो है, और उसके बाद फिर आपका प्लांट ग्रेजुअली डेवलप होगा इनटू अ सीडलिंग। तो ये मेरा न्यू प्लांट है, यंग प्लांट है, धीरे धीरे इसमें लीव्स आना शुरू हो गई, एंड दिस इज अ सैपलिंग, यू कैन कॉल इट एज सैपलिंग लेटर ऑन, जब उसकी एक पर्टिकुलर हाइट हो जाती है। ये कुछ डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं बेटा, जो शुरू कहाँ से हुई हैं, सीड के जर्मिनेशन से, राइट। सीड जर्मिनेट हुआ, जर्मिनेट होने के बाद धीरे धीरे कॉटिलिडन स्प्लिट हुए, ब्रेक हुए। कॉटिलिडन का ब्रेक होना ही इज बेसिकली सीड जर्मिनेशन। कॉटिलिडन ब्रेक हुए, रूट्स डेवलप हुई, स्टेम आ गई, एंड दिस इज व्हाट इज योर न्यू प्लांट। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट, राइट। अब अगर प्लांट की ग्रोथ से रिलेटेड मैं बात करूं, हम दो लोगों के अंदर ग्रोथ को कंपेयर करने वाले हैं। हम प्लांट्स के अंदर भी ग्रोथ की बात करने वाले हैं और हम एनिमल्स के भी अंदर ग्रोथ की बात करेंगे। एक छोटा सा डिफरेंस समझ के चलिएगा। मैं जब किसी ह्यूमन बीइंग की ग्रोथ की बात करती हूँ तो मैं उसकी लेंथ के कंटेक्स्ट में ज़्यादा बोलती हूँ, राइट, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स की हाइट बढ़ रही है, मतलब उनकी ग्रोथ हो रही है। लेकिन अगर मैं ये किसी प्लांट के लिए अप्लाई करूं तो प्लांट का डायमीटर अगर बढ़ता है,
राइट उसकी थिकनेस अगर बढ़ती है तो मैं कह सकती हूँ कि मेरा प्लांट क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो इसीलिए हम सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पे प्लांट्स को ले रहे हैं। प्लांट्स की ग्रोथ एनिमल्स के कंपैरिजन में अनडेफिनिट होती है, अनलिमिटेड होती है। आप इस ग्रोथ को इनफैक्ट किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को ऑक्सैनोमीटर नाम के इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं, राइट तो अगर मैं प्लांट्स की ग्रोथ की बात करूं तो इट इज़ अनलिमिटेड और अनडेफिनिट। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि कभी कभी ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस के फॉर्म में या क्वेश्चंस के बीच में यूज़ हो जाता है। तो यू शुड नो दैट एनिमल्स के अंदर जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड होती है। एनिमल्स इनडेफिनिट ग्रोथ नहीं करते, इट इज़ डेफिनिट ग्रोथ, राइट सो प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ होती है दैट इज़ अनलिमिटेड। वो थ्रू आउट देयर लाइफ ग्रो करते रहेंगे, लंबे होते रहेंगे और लंबे होने के बाद मोटे भी होते रहेंगे। लेकिन ह्यूमन बींग्स की ग्रोथ ऐसी नहीं होती। आप जानते हैं हम एडोलेसेंस स्टेज के बाद ग्रोथ करना छोड़ चुके होते हैं, राइट हमारी हाइट जो अचीव हमने कर ली है वो हाइट उतनी ही रहती है। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज डेफिनेट ग्रोथ। तो ये बस डिफरेंस ध्यान रखेंगे आप। तो प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ होती है दैट इज़ एट सर्टन स्पेसिफिक लोकेशंस। ये कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस पर ही होती हैं, राइट जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो प्लांट की जो ग्रोथ है वो या तो उसकी स्टेम के टिप पे होगी या उसकी रूट के टिप पे होगी, राइट ह्यूमन बींग्स की ग्रोथ, ऑर्गन्स की ग्रोथ जब होती है तब हम कह सकते हैं हमारी हाइट, बोन्स, मसल्स जब बढ़ती हैं तो हम बोल सकते हैं कि हमारी ग्रोथ हो रही है। ह्यूमंस की या एनिमल्स की ग्रोथ हो रही है। प्लांट्स की ग्रोथ के कुछ रीजन्स स्पेसिफाइड हैं और वो जो रीजन्स हैं उन रीजन्स को हम मेरिस्टेम्स बोलते हैं। और ये मेरिस्टेम्स हमारे पास अपाइकल, लेटरल और इंटरकैलरी टाइप के रीजन्स हैं, राइट ये जो मेरिस्टेम्स है मेरे पास ये 3 टाइप के मेरिस्टेम्स हैं, अपाइकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यहाँ इन हिस्सों में ग्रोथ बहुत स्पेसिफिक होती है। किसी भी मेरिस्टेम में जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी मतलब जो पोटेंशियल वो कैरी करता है कि जिसके कारण वो आपको ग्रोथ शो करता है दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज सेल्फ परपीचुएशन। मतलब ये परपीचुएट हो सकता है, अपनी खुद की ग्रोथ कर सकता है, लंबा हो सकता है। ये सेल्फ ड्रिवन है, आपको इसे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसे ग्रो करना है, वो अपने आप ग्रोथ करता है। उसने एक बार शुरू किया तो ग्रोथ कैसी रहेगी, कॉन्टिन्यूस रहेगी, इनडेफिनिट रहेगी। सो दिस इज़ हाउ प्लांट्स दे परफॉर्म मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ। जब प्लांट के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम तक हमारा प्लांट डिवाइड हो चुका है तो अब वो जो सेल्स हैं वो सेल्स प्लांट की एंटायर बॉडी बना चुके हैं और एंटायर बॉडी बनाने के बाद अब ग्रोथ थोड़ी सी स्लो डाउन हो जानी है, राइट और ये होना भी चाहिए क्योंकि ग्रोथ एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है। इस प्रोसेस में आपको बहुत एनर्जी खर्च करनी पड़ती है और इफ़ इन केस अगर आपकी ग्रोथ थोड़ी सी स्टैगनेंट हो गई है, थोड़ी सी स्टेबलाइज हो गई है तो अब इस ग्रोथ को आप थोड़ा सा स्टॉप करके, थोड़ा सा कम करके, आई शुड नॉट से स्टॉप, कम करके आप अपनी एनर्जी को कंजर्व कर सकते हो। और जब आप एनर्जी को कंजर्व करते हैं ना तभी तो आप डेवलपमेंट करते हैं, राइट दिस इज़ द फैक्ट, दिस इज़ द यूनिवर्सल फैक्ट कि जब आप अपनी एनर्जी को कंजर्व करके, इकट्ठी करके अपने पास रखते हैं तो आप उससे अपने डेवलपमेंट को यूज़ कर सकते हैं, अपने डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप लगातार अपनी एनर्जी अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ में डिसिपेट करते रहेंगे तो आपको ग्रोथ होने के लिए एनर्जी जो है वो काफ़ी कम मिलेगी, राइट सो अपने डेवलपमेंट के लिए एनर्जी को कंजर्व करके यूज़ करें, मिसयूज़ ना करें, राइट चलिए तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे प्लांट की जो ग्रोथ है वो ग्रोथ हमेशा ऐसी होती है जहाँ पे नए सेल्स ऐड होते हैं। सो सपोज दिस इज़ माय 1 सेल, इसके ऊपर एक सेल ऐड हो गया और ऐड हो गया और ऐड हो गया, फर्दर ऐड होते जा रहे हैं, मतलब एडिशन ऑफ सेल्स, एडिशन ऑफ सेल्स। जैसे जैसे इसके ऊपर सेल्स ऐड होते गए एक्टिवली ग्रोथ होती गई इसकी, और सेल्स ऐड होना बंद हो जाएंगे मतलब सेल्स की ग्रोथ क्या हो चुकी है, स्टॉप हो चुकी है। तो रूट अपाइकल मेरिस्टेम,
रूट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड शूट अपाइकल मेरिस्टेम शूट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यही हमने बात की बेटा भी कि अपाइकल मेरिस्टेम्स जो हैं ये एक्टिव डिवीजन वाले जोन्स हैं, मतलब ये वो जगहें हैं जहाँ पर प्लांट की ग्रोथ जो है वो बहुत स्पेसिफिकली और बहुत रैपिडली होती है, राइट और यही वो एरियाज़ है बेटा जहाँ से स्पेशली शूट मेरिस्टेम से आप, अगर आपका पूरा प्लांट वायरस से इन्फेक्टेड है तो आप एक हिस्सा ऐसा छूट जाता है जहाँ से उस टिश्यू को आइसोलेट कर लेंगे और उस टिश्यू को ग्रो करके एक नया प्लांट ऑब्टेन कर लेंगे। तो वायरस इन्फेक्टेड प्लांट से वायरस फ्री प्लांट ऑब्टेन करना आप कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। और ये क्यों पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ शूट मेरिस्टेम, राइट तो ये हमारे प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्राइमरी ग्रोथ से मेरा मतलब है एक ऐसी ग्रोथ जिसमें प्लांट की जो लंबाई है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होती है। सो दिस इज व्हाट इज प्राइमरी ग्रोथ, इंक्रीजिंग इन द हाइट। एंड द अनदर टाइप ऑफ ग्रोथ ओवर हियर इज सेकेंडरी ग्रोथ, जिसका मतलब होता है प्लांट की विड्थ का इंक्रीज होना। तो प्लांट का डायमीटर अगर इंक्रीज होगा तो दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी ग्रोथ, और लंबाई इंक्रीज होगी तो उसे हम बोलेंगे प्राइमरी ग्रोथ। लंबाई इंक्रीज होने को ही हम इलोंगेशन भी बोलते हैं। इट इज वन इन द सेम थिंग। अब जैसे डाइकॉट प्लांट्स हैं हमारे और इसके अलावा जिम्नोस्पर्म्स हैं, इनमें लेटरल मेरिस्टेम्स होते हैं। लेटरल मेरिस्टेम्स, वास्कुलर कैम्बियम और इसके अलावा कॉर्क कैम्बियम। कैम्बियम मेंशंस और कैम्बियम शोज सेकेंडरी ग्रोथ। तो आप नोटिस कर रहे होंगे हमने मेंशन किया है कि वास्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम ये सब प्लांट की सेकेंडरी स्टेजेस में, आगे की स्टेजेस में अपीयर होते हैं, राइट तो प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ जब होती है तो ये हमेशा प्राइमरी ग्रोथ को फॉलो करते हुए होती है। एक बार प्राइमरी ग्रोथ हो गई देन योर प्लांट इज गोइंग टू परफॉर्म सेकेंडरी ग्रोथ। ये जो मेरिस्टेम्स हमने प्रिपेयर किए हैं हमारे प्लांट में, ये प्लांट में अगर सेकेंडरी मेरिस्टेम्स हैं तो ये प्लांट की गर्थ बढ़ाते हैं। गर्थ से मेरा मतलब है विड्थ, राइट और यही प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ कहलाती है। गर्थ इंक्रीज होना मतलब विड्थ इंक्रीज होना। यू कैन सी द नंबर ऑफ और सॉरी द टाइप ऑफ सेल्स विच आर प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर प्लांट। ये एक प्लांट उन्होंने टिपिकली बताया हुआ है आपको, जहाँ पर ये और ये वास्कुलर कैम्बियम है। वास्कुलर कैम्बियम से मेरा मतलब है जाइलम एंड फ्लोएम, राइट ये नीचे का हिस्सा है तो ये रूट अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। सेल्स की ग्रोथ यहाँ से इस डायमेंशन में होने वाली है। वास्कुलर कैम्बियम में सेल्स की ग्रोथ ऐसी होने वाली है और जो अपाइकल मेरिस्टेम है, जो हमारा शूट मेरिस्टेम है, उसमें ग्रोथ ऐसी ऊपर की तरफ होने वाली है। तो सेल्स आजू बाजू में स्प्रेड होंगे और प्लांट जो है वो लंबा हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट इज योर शूट अपाइकल मेरिस्टेम, दिस इज योर रूट अपाइकल मेरिस्टेम। यहाँ से स्टेम बनेगी, ये रूट, ये हिस्सा सॉइल के अंदर रहेगा और यहाँ से रूट बनेगी। तो रूट का भी वास्कुलर कैम्बियम है और शूट का भी वास्कुलर कैम्बियम है। So this is how it represents the growth of cells and organs, and the direction of arrows represents where the cell is going to increase. Now when we talk about growth, of course growth जो है वो measure की जा सकती है। जैसे मैंने आपको बताया ऑक्सैनोमीटर नाम का इंस्ट्रूमेंट, ये ध्यान रखेंगे प्लीज़, क्योंकि ऑक्सैनोमीटर या कौन सा इंस्ट्रूमेंट ग्रोथ मेजर करने के लिए यूज़ हो सकता है ये पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। इट इज़ ऑक्सैनोमीटर। लेट अस नाउ टॉक हाउ वी कैन मेजर द ग्रोथ। ग्रोथ को आप सेलुलर लेवल पे मेजर कर लें, मतलब अगर आपका एक सेल है तो एक सेल से दूसरा बन गया, दूसरे से तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे अलग अलग या बहुत सारे सेल्स बन गए तो आप कह दीजिए कि ग्रोथ हो रही है। प्लस अगर कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, सेल्स बढ़ेंगे बच्चों तो प्रोटोप्लाज्म भी बढ़ेगा ना, या यूं कह लें कि प्रोटोप्लाज्म बढ़ता ही तब है जब सेल्स की ग्रोथ हो रही है। तो किसी भी ग्रोइंग सेल के अंदर आपको प्रोटोप्लाज्म का अमाउंट, क्वांटिटी ज़्यादा दिखाई देगी, राइट। इसके अलावा सेल्स का प्रोटोप्लाज्म जब बढ़ रहा है तो इट इज़ द डायरेक्ट मेजर ऑफ द ग्रोथ। या हम डायरेक्टली यहाँ से बोल देंगे कि हमारे प्लांट की ग्रोथ हो रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो विच इंडिकेट्स ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसका
फ्रेश वेट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। फ्रेश वेट से मतलब है नए सेल्स के ऐड होने से जो उसके वेट में चेंज आ रहा है, उसका वेट जो इंक्रीज़ हो रहा है उसे हम बोलते हैं इंक्रीज़ इन फ्रेश वेट। सो दैट इज़ वन ऑफ द पैरामीटर। उसके अलावा ड्राई वेट को भी मेजर किया जाता है, क्योंकि ड्राई वेट मतलब जिसमें मॉइस्चर कम है। मोस्टली जो पुराने सेल्स होते हैं उनके अंदर पे आपको मॉइस्चर लेवल कम मिलेगा, दे अपियर्स टू बी मोर ड्राई वेट। ड्राई वेट का एक्चुअली मतलब होता है जो सेल्स हैं उन सेल्स के अंदर का लिक्विड कंटेंट पूरा निकाल दीजिए एंड देन मेजर द वेट। तो आइदर गो फॉर वेट वेट और लिक्विड वेट और गो फॉर ड्राई वेट। तो हम दोनों में से किसी को भी मेजर कर सकते हैं। जो फ्रेश वेट होता है ना, ये फ्रेश वेट में प्रोटोप्लाज्म इंक्लूडेड है और ड्राई वेट में प्रोटोप्लाज्म बिल्कुल भी इंक्लूडेड नहीं है। ड्राई वेट इज़ कम्प्लीटली ड्राई वन। लेंथ ऑब्वियसली हमने बात की कि लेंथ अगर इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली प्लांट की ग्रोथ जो है वो हो रही है। एरिया इंक्रीज होगा, राइट, उसकी बॉडी का एरिया इंक्रीज हो रहा है, डायमेंशंस इंक्रीज हो रहे हैं, तो लेंथ तो जो है वो ग्रोथ का एक इंडिकेशन है। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है सेल का, ओवरऑल वॉल्यूम, सो दैट इज ऑल्सो एन इंडिकेशन ऑफ ग्रोथ। सेल के नंबर्स इंडिकेशन है ग्रोथ के लिए। और इसके अलावा सेल्स जब भी ग्रो करते हैं ना तो आपको किसी भी ऑर्गेनिज्म के ओवरऑल साइज में डिफरेंस दिखाई देना शुरू हो जाएगा। सो यू नीड टू रिमेंबर कि ग्रोथ विजिबल है। ओके, इन सारी चीज़ों से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि आप ग्रोथ को क्वालिटेटिवली भी मेजर कर सकते हो, क्वांटिटेटिवली भी मेजर कर सकते हो। मतलब जब आपके सेल्स का नंबर बढ़ रहा है तब भी, और आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखकर भी बता सकते हैं कि येस ग्रोथ हो रही है, राइट। अब अगर एक सिंगल मेज रूट अपाइकल मेरिस्टेम को लिया जाए तो वहाँ पे हमें ग्रोथ किस तरीके से दिखाई देगी। ये कम से कम एक सिंगल मेज का जो सेल है, रूट का जो अपाइकल सेल है, वो लगभग इतने सेल्स हमें दे सकता है, एंड दैट टू पर आवर। तो आप समझ सकते हैं 1 घंटे में आपको कितने न्यू सेल्स मिल सकते हैं अगर हमारा सेल एक्टिव डिविजन मोड में गया है तो, राइट। अगर सेल एक्टिवली डिवाइड नहीं कर रहा है, फिलहाल स्टेबलाइज पोजीशन में है, तो आपको नंबर ऑफ सेल्स नहीं दिखेंगे। बट कैन यू इमेजिन एक सेल से इतने सेल्स पर आवर, ग्रोथ रेट कितना होगा, इजंट इट। तो ग्रोथ रेट हमेशा हम टाइम के रिस्पेक्ट में जब मेजर करते हैं तब ग्रोथ रेट की वैल्यू हमें निकल कर मिलती है। और ग्रोथ रेट हमें ओवरऑल जो हमारा सेल है, जो हमारा ऑर्गेनिज्म है, उसके मेटाबॉलिज्म को डिपेक्ट करता है, इन्फॉर्म करता है, राइट। ये एक्टिव डिवीजन सेल का, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल का ही डेटा हमारे पास है, राइट। अब अगर सपोज वाटरमेलन है तो वाटरमेलन का साइज जो है वो इतने गुना बढ़ सकता है अगर वो एक बार डिवीजन कर रहा हो तो। दिस इज अनदर फैक्ट। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू इन एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन के लिए फैक्ट बिल्कुल नहीं याद रखेंगे, मतलब डेटा नहीं याद रखेंगे। इट इज़ जस्ट टू इन्हांस योर कॉन्सेप्ट्स, कि आपको ये पता हो कि ग्रोथ का रेट कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, प्लस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ से साइज एकदम एक्सपैंड भी हो सकता है, राइट। जैसे बैम्बू है तो बैम्बू के बारे में आपको पता होगा, रातों रात उसकी लेंथ जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। ये किस चीज़ का इंडिकेशन है? ये हमारे साथ तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं है आप रात को सोए और सुबह आपकी हाइट 10 गुना बढ़ी हुई मिली। ये हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हर सेल के डिवीजन का रेट, ग्रोथ का रेट अलग अलग होता है। अब अगर मैं ग्रोथ को एक्सप्रेस करना चाहूँ, मैथमेटिकली भी इसके एक्सप्रेशन होते हैं, लेकिन अभी जो हम एक्सप्रेशन कर रहे हैं वो क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस कर रहे हैं। कि अगर सपोज आप जब ग्रोथ को क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस करेंगे तो आप 2 चीज़ें देख लीजिए, सेल के नंबर। अब नंबर तो काउंटेबल नहीं होंगे क्योंकि हमें तो आंखों से सेल्स दिखाई नहीं देते, तो आप साइज़ देख लीजिए। आपने अगर साइज़ देख ली तो आप उससे ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि उसकी ग्रोथ हो रही है। लेकिन इनके कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस भी हैं जो हम बस आगे अभी कुछ ही देर में पढ़ने वाले हैं। तो ग्रोथ को हम साइज़ इंक्रीज़ के फॉर्म में भी देख सकते हैं और नंबर इंक्रीज़ के फॉर्म में भी देख सकते हैं। सपोज मेरे पास पोलन ट्यूब है। अभी पोलन ट्यूब की लेंथ को मेजर करने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। कैसे? क्योंकि पोलन ट्यूब तो जो है वो लंबाई में बढ़ती है, तो आप यहाँ पे सेल्स को काउंट करके टाइम क्यों वेस्ट करेंगे? आप सीधा उसकी लेंथ को मेजर कर लें। पोलन ट्यूब की लेंथ फर्स्ट आवर में सपोज, या फर्स्ट 15 मिनट्स में सपोज 2 सेंटीमीटर बढ़ी है, तो नेक्स्ट 15 मिनट्स में हो सकता है वो 3 सेंटीमीटर बढ़े, 4 भी बढ़ सकती है।
नॉट नेसेसरी कि ग्रोथ का रेट हमेशा डबल ही होगा, एक प्रोपोर्शन में ही चलेगा। कई बार ये उस चीज़ पे भी वैरी कर जाता है कि आपके पास न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी क्या है। अब मैंने यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स में बच्चों सभी कुछ इंक्लूड कर लिया है, लेट इट बी गैशियस न्यूट्रिएंट, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन ले लीजिए, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, कार्बन डाइऑक्साइड कम होना, मिनरल्स होना, वाटर होना, विटामिन्स होना, प्रोटीन्स होना, इन सभी को मिलाकर हमने अभी फ़िलहाल न्यूट्रिएंट टर्म यूज़ किया है, राइट। तो पोलन ट्यूब की लेंथ को मेजर करने के लिए हमारा पैरामीटर या ग्रोथ को मेजर करने के लिए जो पैरामीटर है दैट इज डिफरेंट। अगर आप लीफ की ग्रोथ को देखना चाह रहे हैं तो लीफ की ग्रोथ की लंबाई तो नहीं हो सकती ना, चौड़ाई होगी, है ना। तो हम जब लीफ को मेजर कर रहे हैं या उसकी ग्रोथ को मेजर कर रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि लीफ कितनी बड़ी है, तो आप जस्ट गो फॉर द साइज, जस्ट गो फॉर द विड्थ, एज आई जस्ट शोड यू इन द डायग्राम। ये अगर छोटी सी लीफ है और ये अगर इसका साइज हो गया है, इसका मतलब इस लीफ ने क्या किया है, ग्रोथ किया है। तो इसका विड्थ देखेंगे और पोलन ट्यूब की लंबाई देखेंगे इस तरीके से, राइट। तो यहाँ पे ग्रोथ को मेजर करने के हमारे तरीके बदल गए, जज करने के तरीके बदल गए। नाउ देयर आर डिफरेंट फेजेस ऑफ द ग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक जनरल क्राइटेरिया ऑप्ट करूं कि किन अलग अलग फेजेस में मेरे प्लांट्स के या किसी के भी पार्ट्स ग्रो हो रहे हैं, तो वी हैव दीज डिफरेंट फेजेस। वन ऑफ द फेज इज कॉल्ड एज मेरिस्टेमेटिक फेज। मेरिस्टेमेटिक फेज के बाद फॉलोड जो उसके बाद आता है दैट इज एलोंगेशन फेज, एंड देन कम्स योर मैचुरेशन फेज। फॉर एग्जाम्पल, ये एक पर्टिकुलर छोटा सा मेरा प्लांट है, इसकी ग्रोथ में मेजर करने गई हूँ। अब जब आप इसकी ग्रोथ मेजर करेंगे ना, तो यहाँ पे आप इनिशियल स्टेज से चलिए। इलोंगेशन फेज से मेरा मतलब है वो फेज जहाँ पर लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव फेज का मतलब है वो फेज जहाँ पे सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है। मतलब क्या मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे सेल्स एक्टिवली डिवाइड हुए हैं, तो येस ऑफ कोर्स भाई, सेल्स जब एक्टिवली डिवाइड होकर नंबर बड़ा होगा तभी तो सेल्स के अंदर कौन सा फेज आया होगा, फॉर्मेशन फेज। और अगर मान लीजिए ये सेल्स बन चुके हैं, तो अब इन सेल्स का इलोंगेट होना मतलब इनकी ग्रोथ होना, लंबाई बढ़ना, तो इलोंगेशन होना सेल्स का, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज इलोंगेशन फेज। मतलब सेल लंबाई में बढ़ रहे हैं, तो दिस इज व्हाट इज इलोंगेशन फेज। फाइनली आपका सेल अब लंबा नहीं होगा, लंबा हो चुका है, इनफ हो चुका है। अब वो किस फेज में एंटर कर जाएगा, मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज में अब किसी भी तरीके का इंक्रीज इन नंबर नहीं होगा, लेकिन इंक्रीज इन फंक्शन ज़रूर होगा। मेच्योर सेल्स फंक्शन में बहुत परफेक्ट हो चुके हैं, लेकिन स्ट्रक्चर में अब वो कन्फाइंड है, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन डिपिक्ट डिफरेंट फेजेस ऑफ ग्रोथ। हम मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ से शुरुआत करते हैं। मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ के फेज़, मतलब ये एक पर्टिकुलर फेज़ है, हमने 3 फेजेस के बारे में बात की है। अब मेरिस्टेमेटिक फेज़ में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ग्रोथ के, हम वो देख लेते हैं, एक एक करके फीचर्स डिस्कस करेंगे। ये फीचर्स आपको पता होने चाहिए क्योंकि यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस बिल्कुल आते हैं। मेरिस्टेमेटिक फेज में कोई भी सेल आपको कॉन्स्टेंटली डिवाइड करता हुआ मिलेगा, और ये सेल आपको रूट अपेक्स में भी मिलेगा, शूट अपेक्स में भी मिलेगा। मतलब रूट के टिप पे भी सेल्स मिलेंगे और शूट के टिप पे भी सेल्स मिलेंगे। दिस इज व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक फेज, मतलब जहाँ पे एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स आपको दिखाई देंगे। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट फीचर है कि जो सेल्स हैं उनमें प्रोटोप्लाज्म सफिशिएंट होगा। कारण ये है कि उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहुत क्विकली होती हैं। तो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए प्रोटोप्लाज्म में रॉ मटेरियल्स तो होने ही चाहिए, और इसीलिए इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म रिच रहेगा। कॉन्स्पीशियस न्यूक्लियस होता है, मतलब ऐसा न्यूक्लियस जो आपको साफ साफ दिखाई देगा, राइट। जब आप इसे माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो ये न्यूक्लियस आपको बहुत क्लियरली विजिबल होगा। दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्पीशियस न्यूक्लियस। सेल वॉल्स प्राइमरी टाइप की हैं। प्राइमरी नेचर से मेरा मतलब है जब सेल वॉल बहुत ही पतली होगी, जिसमें सेलुलोज का ही मात्र डिपोजिशन होगा, देयर विल बी नो एक्स्ट्रा डिपोजिशंस, राइट। तो जब भी कोई एक्स्ट्रा डिपोजिशंस नहीं होंगे सेल वॉल में, तो उसे हम प्राइमरी सेल वॉल बोलेंगे। यहाँ पे आपको प्राइमरी सेल वॉल मिलेगी प्लस प्लाज्मोडेस्मेटा के इंटरकनेक्शंस। दो सेल्स के बीच में जो कनेक्शन होता है उसे हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा।
तो प्लाज्मोडेस्माटा आपको यहाँ पे सफिशिएंट मिलेगा। नेक्स्ट फेज हमारा इलोंगेशन फेज है, जहाँ पे मेरे सेल्स आपको कंपैरेटिवली लंबे दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। मतलब ये जो मेरिस्टेमेटिक जोन है, इसी जोन के पास में आपको फेज ऑफ इलोंगेशन मतलब बने बनाए सेल्स लंबे होते हुए दिखाई देने लग जाएंगे। नेक्स्ट फेज अचीव हो जाएगा, वैक्यूलेशन बढ़ जाएगा, मतलब जो वैक्यूल्स का साइज है अब वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। देखो बच्चों, मेरिस्टेमेटिक सेल्स का वैक्यूल का साइज बड़ा नहीं रहता, लेकिन यहाँ पे सेल्स के वैक्यूल्स बढ़ने लगेंगे, इंक्रीज होने लगेंगे, सेल्स इनलार्ज हो रहे हैं, नए सेल्स भी बन रहे हैं और नए सेल्स के ऊपर डिपोजिशन, जो नए सेल्स बने हैं मैचुरेशन फेज के पहले, एलोंगेशन फेज के पहले जो मेरिस्टेमेटिक फेज में न्यू सेल्स ऐड हुए हैं, उन सेल्स के ऊपर अब डिपोजिशंस शुरू हो जाएंगे। ये प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ का एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट फीचर है कि जब भी हमारा प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ शो करेगा, वो अलग अलग सब्सटेंसेस का डिपोजिशन शो करेगा, जैसे पेक्टीन है, हेमीसेलुलोज है, सेलुलोज है, ये सारी चीज़ें, तो लिग्निन है, इवन इन सभी का डिपोजिशन जो है वो शो करने वाला है, राइट। सो दिस इज हाउ इट शोज इंक्रीज इन दीज फीचर्स। मैचुरेशन फेज की बात हम करेंगे। मैचुरेशन फेज में हमारे जो सेल्स हैं वो अब और पीछे की तरफ खसकते जा रहे हैं, मतलब एपेक्स से क्यों कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि एपेक्स क्या है, मेरिस्टेमेटिक जोन। तो एपेक्स से हम सेल्स को पीछे की तरफ शिफ्ट करते जाएंगे। सेल्स धीरे धीरे मैच्योर होने के बाद, एलोंगेट होने के बाद अब मैच्योर हो चुके हैं, परफेक्ट डिपोजिशन शो कर रहे हैं, और अब यहाँ पर हमारे सेल्स मॉडिफाई होकर अलग अलग रोल प्ले करने लगेंगे। तो मैचुरेशन जोन एपेक्स से धीरे धीरे दूर जाते हुए सेल्स को दिखाएगा, और यहाँ पे सेल वॉल की थिकनिंग होती जाएगी। प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशंस, मतलब प्लाज्मोडेस्माटा, गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देंगी, क्योंकि अब सेल मैच्योर हो गया है ना भाई। अब जब सेल मैच्योर हो गया है तो अब उसने सिर्फ नॉर्मल फंक्शंस करने हैं, एक्सचेंज करना है चीज़ों को, मेटाबॉलिज्म करना है, तो इसीलिए अब हमारा सेल ये सारी चीज़ें हमारा सेल जो है ये सारी चीज़ें शो करेगा। हम बात कर लेते हैं ग्रोथ रेट की। ग्रोथ रेट का मतलब होता है सेल्स को इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम। ग्रोथ मतलब सेल्स का नंबर बढ़ना पर यूनिट टाइम, इट इज़ व्हाट इज़ रेफर्ड एज ग्रोथ रेट। हमने थोड़ी देर पहले देखा था वाटरमेलन के अंदर, मेज के अंदर उनके ग्रोथ रेट के बारे में डिस्कस किया था, बैम्बू शूट का भी एक एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था। वैसे ही यहाँ पर ग्रोथ रेट्स को हम एक्सप्रेस करते हैं, इसे मैथमेटिकली भी आप एक्सप्रेस कर सकते हो, और कैसे एक्सप्रेस करेंगे हम देखिएगा। दो कनेक्शंस होते हैं हमारे पास, या दो तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। वन इज अरिथमेटिक ग्रोथ एंड अनदर इज ज्योमेट्रिकल ग्रोथ। अरिथमेटिक ग्रोथ में हम एक एक सेल्स का इंक्रीज देखते हैं, अभी डिटेल में हम देखने वाले हैं। और जो ज्योमेट्रिक ग्रोथ है वहाँ पे हम सेल्स को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बहुत तेज़ी से इंक्रीज होता हुआ देखते हैं। तो लेट अस टॉक अबाउट अरिथमेटिक ग्रोथ। अरिथमेटिक ग्रोथ का मतलब होता है जहाँ पे जो माइटोसिस हुआ है, माइटोटिक सेल डिवीजन के बाद सिर्फ एक डॉटर सेल बना है, और ये एक डॉटर सेल डिवाइड होके, मतलब ये माइटोसिस हुआ इसके अंदर तो एक डॉटर सेल बना, इसने माइटोसिस किया तो फर्दर दो सेल्स बन गए, राइट। फिर इनने माइटोसिस किया तो फिर इनका एक एक सेल बनना, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे मेरे पास एक बार माइटोसिस होने के बाद ये दो सेल्स बन गए, उसके बाद अगला सेल जो है ये फिर माइटोसिस करेगा, फिर दो बन जाएंगे, राइट। तो ये हमारा जो फेज़ है, यहाँ पर एक्चुअली एक बार में तो एक एक सेल का ही नंबर इंक्रीज होता है। यहाँ पे एक सेल से मुझे दो मिल गए, दो सेल से डिवाइड होकर मुझे तीन सेल्स मिल जाएंगे अगर इसे एक सेल ने डिवाइड किया तो। इस तरीके से सेल्स का नंबर ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। हम देखेंगे कैसे। ये रूट इलोंगेशन जोन में, मतलब जब रूट सेल्स इलोंगेट होते हैं तो ये बहुत कांस्टेंट रेट पे होते हैं, रैंडम रेट्स नहीं हैं, फिक्स्ड रेट्स हैं, और इसे हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं बाय LT इज इक्वल्स टू L0 प्लस RT। दिस इज हाउ वी डिनोट दिस। इसमें अगर आप देखेंगे तो क्योंकि एक सेल से दूसरा बना, दूसरे से तीसरा बना, तीसरे से चौथा बना, तो जो सेल्स का नंबर है वो कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज हो रहा है। सो इफ आई प्लॉट ग्राफ फॉर दिस, तो ग्राफ वुड बी अ स्ट्रेट लाइन। हम देखेंगे इस ग्राफ को अभी। दिस ग्राफ वुड बी अ स्ट्रेट लाइन बट नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट होगी।
ऊपर से आई मीन लाइक दिस। यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन हाई है एल टी इज इक्वल्स टू एल ज़ीरो प्लस आर टी, उसमें लेंथ जो है एल टी मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे आपने उस प्लांट के टिश्यू की लेंथ मेजर की है। एल ज़ीरो मतलब ज़ीरो टाइम पे इनिशियल, ज़ीरो से मेरा मतलब है इनिशियल। ग्रोथ रेट दैट इज आर, आर का मतलब है इलोंगेशन पर यूनिट टाइम, लॉग टी इज इक्वल्स टू लॉग ई प्लस आर टी, लॉग ज़ीरो प्लस आर टी। तो टी मतलब टी टाइम पे किसी एक पर्टिकुलर टाइम टी, सपोज इट कुड बी 5 मिनट्स, इट कुड बी 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, आपने अपने एक्सपेरिमेंट में जो भी टाइम चूज़ किया है, टाइम फ्रेम आपने चूज़ किया, दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू एक्सप्रेस। एल ज़ीरो का मतलब है इनिशियल लेवल पे जो आपने मेजर किया है वो, और आर इज़ इलोंगेशन पर यूनिट टाइम, राइट। चलिए अब देखिए ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जो अभी हमने नोटिस किया था और इसी से रिलेटेड ये हमारा ग्राफ है। तो ग्राफ में इस इनिशियल लेवल से आपके सेल्स ये बढ़ना शुरू हुए, ये इंक्रीज हो गए, इसने डिवाइड किया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शो कर रहा है, फिर एक बढ़ गया और कुछ सेल्स बढ़ गई, ये फिक्स रेट पे बढ़ रहा है, इसलिए इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, right? So this is indicating height of the plant and this is indicating time, the time at which your plant is going to show you the rate or show you the number increase in number I mean. So geometrical growth, पहली ग्रोथ थी arithmetic growth जिसका ग्राफ हमारे पास स्ट्रेट लाइन था। Now second growth is geometrical growth जहाँ पे धीरे धीरे हमारे सेल्स ग्रो करते हैं, तो इसीलिए हमारे पास तीन फेज आएंगी, लैग फेज, log phase and the another would be exponential phase. Lag phase, log phase एंड एक्सपोनेंशियल फेज़, ये तीन फेजेस में हमारे पास सेल की ग्रोथ आएगी। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फेज़ के अलावा एक स्टेशनरी फेज़ भी हो सकता है जहाँ पे ग्रोथ काफ़ी स्टेशनरी हो चुकी है, सेल्स ने ग्रो करना लगभग छोड़ दिया है, स्टेशनरी पोजीशन पे आ गए हैं। इसके एग्जांपल बहुत सारे अलग अलग सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन्स ये सब आएंगे। देन अनदर पार्ट इज़ जहाँ पे अगर सपोज मैं इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ तो इट वुड बी अ सिग्मॉइड और एस शेप्ड कर्व। रीज़न, पहले धीरे धीरे ग्रोथ शुरू हुई, एकदम से बढ़ गई और उसके बाद स्लो डाउन हो गई, तो ये कैसा आया, एस शेप। हम देख लेते हैं, इसे एक्सप्रेस किया जाता है बाय द इक्वेशन W1 इज इक्वल्स टू W0 e टू द पावर RT, जहाँ पे W1 फाइनल साइज है, W0 इज इनिशियल साइज। ज़ीरो टाइम पे बिगिनिंग पॉइंट पे जब आपने एक्सपेरिमेंट शुरू ही किया है बच्चों, तब आप जो ग्रोथ लेते हो, लेंथ लेते हो, दैट इज W0, R इज ग्रोथ रेट अगेन हियर, एंड T वो पर्टिकुलर टाइम जहाँ पे आपने उस ग्रोथ रेट को मेजर किया है, राइट। तो क्या हो गया हमारे पास, T को अगर मैथमेटिकली एक्सप्रेस करूँ तो इट बिकम्स LT इज इक्वल्स टू L0 प्लस RT टाइम्स ऑफ ग्रोथ, ओके, उतने गुना ग्रोथ हुई है। अब अगर इसका नेचुरल लॉगरिथम देखूं तो E जो है वो E इज इंडिकेटिंग बेस ऑफ नेचुरल लॉग जो हम नॉर्मली लेते हैं। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी एक्सप्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। ये एक सेल है, इस एक सेल से हमारे पास दो, या यूँ कह लीजिए दो सेल्स डिवाइड हुए, तो यहाँ पे टोटल मेरे पास 4 आए, फिर मेरे पास ये डबल 4 से डबल हो गए, फिर 4 के डबल हो गए, एंड दिस इज हाउ इट इज़ गोइंग टू एक्सपैंड सो रैपिडली, ओके। तो जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, सॉरी, जो हमारी ज्योमेट्रिक ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से ग्रो होती है। इनिशियली इट लुक्स टू बी वेरी डोमिनेंट, आपको बहुत कमज़ोर ग्रोथ दिखाई देगी, बहुत कम है, धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गई, एकदम से राइज हो गई, और उसके बाद फिर ये स्टेशनरी फेज़ में चला गया हमारा सेल। मतलब अब आप सेल को समय दे चुके हैं ग्रोथ का, सेल पूरी तरीके से ग्रो कर चुका है और अब वो स्टेशनरी जोन में चला गया है, मतलब स्टेबल हो गया है। सो दिस इज हाउ यू गेट अ सिग्मॉइड कर्व, यू गेट अ एस शेप्ड कर्व, राइट। सो अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक ग्रोथ हमारे पास कुछ इस तरीके से है। हमने एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे एक डेवलपिंग एम्ब्रियो का, एक जाइगोट का। तो इस जाइगोट में जब डिवीजन हुआ तो ये पहला डिवीजन था, दिस इज सेकेंड डिवीजन, यहाँ पे 2 सेल बने, 4 सेल बने, उसके बाद 8 सेल्स वाली स्टेज आती है, 1632 सेल्स वाली भी स्टेज आती है। तो ये जो फर्स्ट पोर्शन है, यहाँ पे सेल्स रैपिडली ग्रो कर रहे हैं, इसीलिए दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज नोन एज ज्योमेट्रिक ग्रोथ। इस टाइप की ग्रोथ को हम ज्योमेट्रिक ग्रोथ का नाम देते हैं, राइट।
नीचे वाले सेल्स जब ये मैच्योर हो चुका है, अब ये इसकी ग्रोथ जो है वो लगभग स्टेशनरी या स्टेबलाइज्ड हो चुकी है, तो यहाँ पे आपको कुछ सेल्स ऐसे दिखाई देंगे जो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड कर सकते हैं, और कुछ सेल्स ऐसे दिखाई देंगे जिनके डिवीजन की कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी है। दे हैव लॉस्ट देयर पावर ऑफ डिवीजन, नाउ दे आर नॉट डिवाइडिंग फर्दर एनी मोर, राइट। तो ऊपर के सेल्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से डिवाइड करते हैं, बहुत रैपिडली डिवाइड करते हैं, मतलब इन सेल्स को अगर आप देखेंगे तो दे आर वेरी रैपिडली डिवाइडिंग। नीचे वाले सेल्स, ये लेस शेडेड सेल्स जो हैं, ये अब अपना डिवीजन छोड़ चुके हैं, मतलब नाउ दे आर मोर डिफरेंशिएटेड सेल्स, ये अब डिफरेंशिएटेड हैं और एक्टिव डिवीजन वाले हमारे पास ऊपर वाले सेल्स हैं। सो वी कैन एक्सप्रेस इट लाइक दिस। तो इनिशियल स्टेजेस ज्योमेट्रिक हैं, लेटर स्टेजेस अरिथमेटिक हैं। तो ऐसा इसका कंक्लूजन निकल के आता है कि कोई भी सेल एक ही टाइप का ग्रोथ पैटर्न हमेशा फॉलो करे, ये ज़रूरी नहीं है। वो इनिशियली अरिथमेटिक हो सकता है, बाद में ज्योमेट्रिक, पहले ज्योमेट्रिक बाद में अरिथमेटिक भी हो सकता है। सो दिस इज़ हाउ वी मेजर द ग्रोथ रेट्स। फाइनल साइज W1 कितना हुआ है ये इनिशियल साइज़ पे डिपेंड करता है। अगर इनिशियल साइज़ इतना है तो हो सकता है फाइनल साइज़ इतना हो, इनिशियल साइज़ इतना है तो फाइनल साइज़ हो सकता है इतना हो। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल साइज़ फ्रॉम वेयर यू हैव स्टार्टेड द प्रोसेस। इसके अलावा क्वांटिटेटिव कंपैरिजन आप कर सकते हैं, किसमें, किसी भी ग्रोथ ऑफ लिविंग सिस्टम में। ये हम दो तरीक़ों से कंपैरिजन कर सकते हैं अगर किसी भी सिस्टम में आपको क्वांटिटेटिव ग्रोथ को मेजर करना हो तो। मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ द टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट हम कब बोलेंगे बेटा, जब भी आपने टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम के हिसाब से कैलकुलेट कर लिए कि इतने समय में प्लांट की इतनी ग्रोथ हो चुकी है, तो हम उसे बोलेंगे एब्सोल्यूट ग्रोथ। और एब्सोल्यूट ग्रोथ जो है दैट डिपेंड्स अपॉन फ्यू मोर थिंग्स। फॉर एग्जांपल पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर जो है उसे हम रिलेटिव ग्रोथ बोलते हैं, वी कॉल इट एज रिलेटिव ग्रोथ। इनिशियल पैरामीटर जो सबसे पहला पैरामीटर है, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये लीफ है, इस लीफ की इनिशियल साइज़ ये थी तो इसकी फाइनल साइज़ ये अचीव हो गई, मतलब ये 5 सेंटीमीटर से बढ़ के 10 सेंटीमीटर पर स्क्वायर हो गया है। यहाँ पे इनिशियल साइज़ ही 50 थी तो इसकी बाद में साइज़ बढ़ के कितनी हो गई 55। मतलब यहाँ से मैं एक कंक्लूजन निकाल सकती हूँ कि आप ये ना समझें कि छोटे साइज़ से आप इनडेफिनेटली कितना भी बड़ा साइज़ ऑब्टेन कर सकते हैं। इट इज़ ऑलवेज रिलेटिव, राइट। यहाँ पे ग्रोथ इनिशियल से रिलेटिव है, फाइनल जो ग्रोथ मिली है वो इनिशियल से रिलेटिव है, यहाँ पे इनिशियल से रिलेटिव है, इसलिए यहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा दिख रही है, वहाँ पे ग्रोथ कम दिख रही है, क्योंकि किसी भी लीफ का एक तो मैक्सिमम साइज़ होगा ना, ये मैक्सिमम साइज़ के नियर बाय है, इसीलिए इसने ग्रोथ कैसी शो की, थोड़ी सी कम शो की है, और ये काफ़ी दूर थी इसलिए इसने ग्रोथ कैसी शो की, काफ़ी ज़्यादा, राइट। सो दिस इज़ हाउ वी मेजर ग्रोथ रेट्स। सो दिस इज़ द कंपैरिजन, जस्ट अ कंपैरिजन बिटवीन टू लीव्स जिन्हें हमने अलग अलग टाइम पे लिया है। हम कंडीशंस के बारे में बात करेंगे कि जब भी हमारे प्लांट को या किसी भी सेल को डिवाइड करना है तो उसे क्या क्या नेसेसरी कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहली कंडीशन है वाटर। वाटर एक बैकग्राउंड सब्सटेंस है, एक लिक्विड पोर्शन जो हमारे सेल का होता है वो पूरा पानी से बनाया गया है। प्रोटोप्लाज्म विच इज़ बेसिकली द सम ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म इज टोटली मेड अप ऑफ वाटर। और इसीलिए सेल्स जो बढ़ते हैं, जो लंबे होते हैं, जब साइज़ में बढ़ते हैं तो उन्हें वाटर की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उन्हें क्या बनाना है, उन्हें प्रोटोप्लाज्म बनाना है। तो प्रोटोप्लाज्म बनाने के लिए हमारे सेल को बड़ा होना पड़ता है और उसके लिए उसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, प्लस सेल्स की टर्जिडिटी के लिए भी, क्योंकि टर्जिडिटी इज़ द फैक्टर ऑफ वाटर। तो सेल की एक्सटेंडेड ग्रोथ के लिए सेल को टर्जिड रहना पड़ेगा, और टर्जिड होना मतलब स्वॉलन रहना पड़ेगा, और स्वॉलन रहने के लिए भी उसे किसकी रिक्वायरमेंट है, वाटर की रिक्वायरमेंट है। सो इंटीमेटली इट इज़ लिंक्ड टू द वाटर, सेल का ग्रोथ एंड डिफ्रेंसिएशन। इनफैक्ट डिफ्रेंसिएशन को तो फिर भी आप अलग रख सकते हैं, लेकिन सेल की जो ग्रोथ है और उसका जो मेजर डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं दैट इज़ ऑल रिलेटेड टू वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट। इफ़ योर प्लांट डू नॉट कैरी वाटर, द सेल इज़ नॉट गोइंग टू बी टर्जिड। सेल अगर टर्जिड नहीं है तो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी ठीक से नहीं हो सकती हैं। अगर सेल को एंजाइम्स की एक्टिविटी के लिए ज़रूरत है,
तो जब भी सेल ग्रोथ करेगा तो उसे एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ेगी और उस एंजाइम्स के लिए भी उसे किसकी आवश्यकता है, पानी की। नेक्स्ट इज़ ऑफ कोर्स ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन एक मेजर गैस है हमारी बॉडी में जो काम करती है, किसी भी लिविंग सेल में जो काम करती है। तो ऑक्सीजन के बिना हमारा सेल ऑब्वियसली नहीं सर्वाइव कर सकता, एरोबिक ऑक्सीडेशन हम करते हैं, सो वी नीड ऑक्सीजन फॉर ऑल दोज एक्टिविटीज़। न्यूट्रिएंट्स, बिना नरिशमेंट के, बिना न्यूट्रिशन के हमारा सेल ग्रो कर ही नहीं सकता, इसीलिए न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट ऑफ कोर्स ज़्यादा है, प्लस मिनरल्स की भी है। सो इन जनरल अगर मैं बात करूँ तो न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, वाटर एंड मिनरल्स, ऑल दीज आर द रॉ मटेरियल्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दीज रॉ मटेरियल्स एक ऑप्टिमम सूटेबल टेम्परेचर की ज़रूरत है। वो टेम्परेचर जो हमारे सेल को एक्टिव बनाएगा, जो हमारे सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे ह्यूमन बींग्स के लिए बात करें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है, दिस इज़ द बेस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर जहाँ पे हमारे सेल की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो सकती हैं, राइट। तो इन्वायरमेंटल सिग्नल्स, दिस इज़ द अनदर फैक्टर। सपोज अगर मैं प्लांट सेल्स की बात करूँ तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनकी ग्रोथ के लिए। स्टेम की ग्रोथ के लिए लाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, लाइट की तरफ स्टेम ग्रो करती है, और अर्थ की तरफ, ग्रेविटी की तरफ कौन ग्रो करता है, हमारा रूट। तो ये कुछ इन्वायरमेंटल सिग्नल्स हैं जो मेरे प्लांट्स के लिए काम करेंगे, हमारे लिए ऑफ कोर्स नहीं करेंगे, एनिमल्स के लिए नहीं करेंगे, बट दिस वुड वर्क गुड फॉर प्लांट्स। सो लाइट इन्वॉल्व्स इन फोटोसिंथेसिस, रूट के लिए हमें ग्रेविटी चाहिए। सो ऑल दीज फैक्टर्स आर वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ एनी सेल, राइट। Let us now talk about मेजर स्टेजेस और प्रोसेसेस, जैसे डिफ्रेंसिएशन। तो पहले डिफ्रेंसिएशन के बारे में समझेंगे हम, इसके अलावा डी डिफ्रेंसिएशन, री डिफ्रेंसिएशन, इनके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए डिफ्रेंसिएशन पहले देखते हैं। वैसे हमने इसके बारे में इंट्रोडक्शन में देखा है, रूट और शूट मेरिस्टेम से जो सेल्स डिराइव होते हैं, अभी हम फिलहाल प्लांट को फोकस कर रहे हैं, तो रूट और शूट के अपाइकल मेरिस्टेम से जो सेल्स मिलते हैं, ये सेल्स आगे चल के एक स्पेसिफिक रोल, एक स्पेसिफिक फंक्शन प्ले करना शुरू कर देते हैं, और वो जो स्पेसिफिक फंक्शन प्ले करते हैं उसी के लिए हम टर्म लेते हैं डिफ्रेंसिएशन। इनिशियली तो उन्हें नहीं पता होता है कि उन्हें क्या करना है, लेकिन जैसे जैसे उन्हें पता चलता है, जैसे जैसे उन्हें आइडिया मिलता है, वो क्या करना शुरू करते हैं, ग्रोथ करना शुरू करते हैं, है ना। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्रेंसिएशन। तो डिफ्रेंसिएशन में सेल्स के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं उनकी सेल वॉल में, क्योंकि हम प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, उनकी सेल वॉल और उनके प्रोटोप्लाज्म में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू टॉक अबाउट डिफरेंट ट्रैचियरी एलिमेंट ऑफ द प्लांट, तो जो ट्रैचियरी एलिमेंट है उनके अंदर, इसे ट्रैकियरी एलिमेंट भी बोलते हैं कई लोग, तो जो ट्रैचियरी एलिमेंट है उनके अंदर प्रोटोप्लाज्म धीरे धीरे श्रिंक हो जाता है, और इसीलिए श्रिंक होता है क्योंकि उन्हें आगे चल के पानी कंडक्ट करना है, वाटर कंडक्ट करना है, तो दे नीड स्पेस, दे नीड ल्यूमेन। तो जो ट्रैकियरी एलिमेंट्स हैं उनके सेल्स प्रोटोप्लाज्म लूज कर देते हैं सो दैट दे कैन ट्रांसपोर्ट वाटर। इसी तरह हमारे प्लांट के सेल्स सेकेंडरी सेल वॉल्स का फॉर्मेशन शुरू कर देते हैं, जो बहुत मजबूती प्रोवाइड करती हैं। लिग्निन, सेलुलोज, पेक्टिन, बहुत सारे अलग अलग सब्सटेंसेस का डिपोजिशन प्लांट की सेल वॉल का फॉर्मेशन शुरू कर देता है। सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डिफ्रेंसिएशन। डी डिफ्रेंसिएशन एक रिवर्स प्रोसेस है डिफ्रेंसिएशन की, जहाँ पे जो सेल्स मेरे ऑलरेडी डिफ्रेंशिएटेड थे वो वापस से ऐसे सेल्स जो डिफ्रेंशिएटेड थे, मतलब वो डिवाइड नहीं कर सकते थे, उन्होंने डिवीजन की प्रॉपर्टी लूज कर रखी थी। सो दो सेल्स दे हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू डिवाइड, दे हैव अगेन डेवलप्ड द टेंडेंसी ऑफ डिवीजन। जो डिवाइड नहीं कर सकते थे वो फिर से डिवाइड करने लग गए हैं, इसे हम डी डिफ्रेंसिएशन बोलते हैं। इट्स रिवर्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन। तो यहाँ पे कुछ ऐसे सेल्स के बारे में हम देखेंगे जो डी डिफ्रेंसिएशन शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो कैम्बियम्स होते हैं, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, राइट, जाइलम फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम रिंग होती है, कॉर्क कैम्बियम, जो फेलम फेलोजन बनता है, ये सब किसके एग्जाम्पल आएंगे, डी डिफ्रेंसिएशन के। मतलब ये वैसे तो उनसे बने हैं जो अब कैपेसिटी लूज कर चुके हैं डिवाइड होने की, बट व्हेन रिक्वायर्ड दे कैन गो बैक टू द स्टेट ऑफ डिविजन, और इसीलिए हमने इसे बोला है डी डिफ्रेंसिएशन, राइट। इसके अलावा
हम नेक्स्ट स्टेप भी पढ़ते हैं, नेक्स्ट टर्म भी पढ़ते हैं विच इज़ कॉल्ड एज रीडिफ्रेंशिएशन। मतलब एक बार जब हमारा सेल डिफ्रेंशिएट हो चुका था, डिफ्रेंशिएट होने के बाद सपोज किसी ओरिजिनल सेल से मुझे एक नया सेल मिल गया है जो अब डिफ्रेंशिएटेड है, मैं इसका शेप चेंज कर रही हूँ। दिस इज, गिव मी अ मिनट, इस सेल से मुझे एक सेल जो मिला है वो ऐसा मिला है, दिस इज व्हाट डिफ्रेंशिएटेड सेल, ये डिफ्रेंशिएटेड है। इस डिफ्रेंशिएटेड सेल, अब ये ऑब्वियसली ये स्पेशलाइज्ड सेल हो गया, ये इससे डेवलप हुआ था। अब अगर ये मान लो वापस पीछे चला जाता है, वंस डिफ्रेंशिएटेड सेल्स रिटर्न टू देयर ओरिजिनल स्पेशलाइज्ड फॉर्म, ये ओरिजिनल था, तो जो स्पेशलाइज्ड होने के बाद वापस से ओरिजिनल फॉर्म में चला गया है उसे मैं बोलूँगी रीडिफ्रेंशिएशन, राइट। तो एक सेल मेरा, मतलब एक स्टेज मेरा हुआ डिफ्रेंशिएशन का, तो पहले ग्रोथ, फिर डिफ्रेंशिएशन, फिर ज़रूरत के हिसाब से डी डिफ्रेंशिएशन और रीडिफ्रेंशिएशन, राइट। डी और री कब होगा, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द नेसेसिटी, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट, ओके। सो यहाँ पे एग्जाम्पल रीडिफ्रेंशिएशन का हमारे पास है, जो वास्कुलर कैम्बियम है, ये जो हमारा वास्कुलर कैम्बियम है ये स्पेशलाइज हो जाता है इनटू सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। और अब सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम आगे चल के स्टोरेज का काम करने वाले हैं। तो कैम्बियम गेट्स कन्वर्टेड और स्पेशलाइजेशन ऑफ वास्कुलर कैम्बियम इनटू सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम। तो जो हमारे कैम्बियम है उससे हमें जाइलम फ्लोएम मिलना शुरू हो जाते हैं। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ रीडिफ्रेंशिएशन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट डेवलपमेंट। जब हम किसी सेल के डेवलपमेंटल स्टेजेस के बारे में या डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, तो डेवलपमेंट में हमें सपोज सीड का एक एग्जांपल लेते हैं। तो सीड सबसे पहले जर्मिनेट होता है, पहले तो सीड बना, सीड बनने के बाद सीड जर्मिनेट हुआ, जर्मिनेट होने के बाद सीड सेनेसेंस स्टेज पे चला गया। सेनेसेंस से हमारा मतलब है जो अप टूवर्ड्स एजिंग है, जो धीरे धीरे ओल्ड होने वाला है, जो बाद में टूट जाने वाला है, मर जाने वाला है, उस स्टेज की तरफ जाने के स्टेज को हम बोलते हैं सेनेसेंस। तो हमारे सेल ने क्या शुरू कर दिया, सेनेसेंस शुरू कर दिया। दूसरा एक टर्म हम देख लेते हैं विच इज कॉल्ड एज प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी का मतलब है डिफरेंट पाथवेज फॉलो करना ग्रोथ के लिए, राइट। आपके इन्वायरमेंट ने रिस्पॉन्स दिया, राइट। आपका जैसा इन्वायरमेंट है तो बहुत एक्सट्रीम हार्श इन्वायरमेंट हो गया है, आपके लाइफ फेजेस चेंज हो गए हैं। उन लाइफ फेजेस के चेंज होने से मतलब एक स्टेज अडल्ट है, एक जुवेनाइल है, फिर अडल्ट है, फिर ओल्ड एज है। तो डिफरेंट फेजेस या इन्वायरमेंट के लिए रिस्पॉन्स देने के लिए हमारा प्लांट अलग अलग पाथवेज अडॉप्ट कर लेता है स्ट्रक्चर्स को डेवलप करने के लिए, राइट। तो उसी को हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी। जैसे हम प्लास्टिसिटी का सबसे पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं हेटेरोफिली, जो कि कॉटन कोरिएंडर में आपको बहुत इजीली दिखने को मिलती है। यहाँ पे जुवेनाइल प्लांट जो है उसकी लीफ का शेप स्ट्रक्चर अडल्ट या मेच्योर प्लांट की लीफ के शेप स्ट्रक्चर से वैरी करता है। मतलब द शेप ऑफ दिस वुड बी समथिंग डिफरेंट। I'll show you how this would be different. Suppose ऐसा शेप है और जो मेच्योर लीफ है उसका शेप हो सकता है कुछ ऐसा हो जाए, राइट। तो जुवेनाइल फेज से जो हमारा अडल्ट फेज है उसके अंदर स्ट्रक्चर में चेंजेस होना, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज हेटेरोफिली। बहुत कॉमनली आपको कॉटन कोरिएंडर और लार्कस्पूर में दिखाई देगी। यहाँ पे लीफ का जो अलग अलग शेप है दैट इज़ प्रोड्यूस्ड इन एयर, मतलब एयर के कांटेक्ट में रहने से उसके अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर्स चेंज होते हैं। आई शो यू द स्लाइड अगेन। या सो यहाँ पे हमारे लीफ के अंदर जो लीफ का जो शेप है, डिफरेंट शेप्स हैं, ये एयर के अंदर और वाटर के अंदर अलग अलग आएगा, है ना। बटर कप के अंदर होता है ये। तो बटर कप की जो पत्तियां हवा में हैं और जो पत्तियां पानी में हैं, दोनों के शेप्स में डिफरेंसेस आएंगे। ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि एनवायरनमेंट वैरी कर रहा है, राइट। लार्कस्पूर में या कॉटन में क्यों चेंजेस आ रहे हैं? क्योंकि स्टेजेस में चेंज आ रहे हैं। तो हो गया ना जस्टिफाइड। कभी स्टेजेस में चेंज आएगा तो लीफ का साइज शेप चेंज होगा, कभी एनवायरनमेंट में चेंज आएगा तो लीफ का साइज शेप
चेंज हो जाएगा, राइट। तो ये हेट्रोफाइलस डेवलपमेंट में ही ये भी आता है। अब देखिए एक बार ये डायग्राम, जिस डायग्राम के बारे में हम देखना चाह रहे थे। तो जुवेनाइल में देखिए लीफ का शेप कुछ ऐसा है और अडल्ट में लीफ का शेप कुछ ऐसा है। टेरेस्ट्रियल मतलब जब एयर में है तो लीफ का शेप कुछ ऐसा है, पाम शेप्ड, और वाटर हैबिटेट में है तो लीफ कुछ ऐसी है। ये अडेप्टेशंस हैं, दीज आर नथिंग बट दे आर अडेप्टेशंस। भाई अलग अलग इन्वायरमेंट में आपका प्लांट है तो अलग अलग टाइप से अपने आप को अडेप्ट कर रहा है, और क्योंकि वो अलग अलग टाइप से अडेप्ट कर रहा है तो वो इसीलिए ताकि वो उन इन्वायरमेंट में सक्सेसफुली सर्वाइव कर सके, राइट। So this is how heterophyly in larkspur and cotton can be depicted. Now when we talk about development में growth differentiation दोनों आ चुका होता है, हम इसके बारे में बात कर ही चुके हैं पहले। There are different type of intrinsic and extrinsic factors, है ना। इंट्रेंसिक का मतलब होता है जो अंदर की तरफ से काम करते हैं, इंट्रेंसिक मतलब इनसाइड वाले फैक्टर्स, एंड एक्सट्रेंसिक का मतलब होता है जो बाहर के फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं। So one of the factor is intrinsic and another factor is extrinsic। तो ग्रोथ डेवलपमेंट दोनों पे डिपेंड करता है। इंट्रिंसिक में जैसे हमारे पास जेनेटिक फैक्टर्स आ जाते हैं, इंटरसेलुलर फैक्टर्स जैसे कि कुछ केमिकल्स वगैरह का प्रोडक्शन, हार्मोन्स होते हैं। सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स जिनकी मदद से हम जो है अलग अलग चीज़ें प्रिपेयर करते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट, या सो जेनेटिक फैक्टर्स और केमिकल फैक्टर्स, है ना। प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स हैं, रेगुलेटर्स का मतलब हार्मोन्स हैं, इन्हें हम इंट्रिंसिक में काउंट करते हैं। और एक्सट्रिंसिक का मतलब ऐसे फैक्टर्स जो कि इन्वायरमेंट रिलेटेड हैं, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, पीएच, लाइट की इंटेंसिटी, ये सब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, इन्हें हम एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स की कैटेगरी में रखते हैं। सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस अगर किसी प्लांट में मैं देखूँ तो दिस इज हाउ योर प्लांट एक्चुअली शोज ग्रोथ। जस्ट गो थ्रू द पिक्चर। सपोज मेरा एक सेल है जो कि अभी मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ है या मेरिस्टेमेटिक सेल है ना। इस मेरिस्टेमेटिक सेल ने ग्रोथ शो की, ग्रोथ शो करने के बाद यहाँ पे तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गए, यहाँ पे सेल्स का नंबर बढ़ गया, एक्सपैंड हो गया, मैचुरेशन हो गया, एंड दिस इज व्हाट इज मैच्योर सेल। मैच्योर सेल में एजिंग की प्रोसेस शुरू होगी, मतलब अब वो सेनेसेंस की तरफ जा रहा है, फाइनली इट इज डेड, राइट। इसी तरह मेरिस्टेमेटिक सेल में प्लाज्मेटिक ग्रोथ होगी, उसके बाद उनमें डिफ्रेंसिएशन होगा, और आगे चल के उनके अंदर रीडिफ्रेंसिएशन या रीडिफ्रेंसिएशन भी हो सकता है। तो किसी भी प्लांट में जो डिवीजन वाला फेज है वहाँ पे आपको डिफ्रेंसिएशन, डी डिफ्रेंसिएशन के पहले के स्टेजेस मिलेंगे। जस्ट ग्रोथ, ज्योमेट्रिक ग्रोथ हो या अरिथमेटिक ग्रोथ हो, वो कहाँ मिलेगी? ओनली इन डिवीजन फेज। और जहाँ पे आपका सेल अब मेच्योरिटी की तरफ जा रहा है वो कौन सी होगी? डिफ्रेंसिएशन या डी डिफ्रेंसिएशन या रीडिफ्रेंसिएशन फेज होगी, राइट। सो दिस इज हाउ योर प्लांट सेल शोज डिफरेंट फेजेस ऑफ ग्रोथ, ओके।